हूजी के हमलों की आंच अब यूरोप तक पहुंच चुकी है और अमेरिका अकेले हूजी का मुकाबला करने की जगह यूरोप के ढेर सारे देशों को एक साथ लेकर एक टास्क फोर्स बना रहा है हूजी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अरब के देशों ने अमेरिका का सहयोग करने से इंकार कर दिया है। इसीलिए जो टास्क फोर्स बनी है इसमें बहरीन के अलावा कोई भी मुस्लिम या अरब देश नहीं है। साथ में एक तरफ सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार इजराइल और अमेरिका युद्ध विराम के प्रस्ताव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के मोसाद का चीफ कतर के आगे मिन्नतें कर रहा है कि किसी भी तरह युद्ध विराम करवाकर और हमारे होस्टेजेस को रिहा कर दो। क्या है इन सब के पीछे और भी क्या ताजा अपडेट्स हैं, इन सबको लेकर मैं आपके बीच में हमेशा की तरह हाजिर हूं। हर बार की तरह मैं आपको वो खबरें बताऊंगा जो गोदी मीडिया से गायब हैं पूरी तरह से। जुड़े रहिए, देखिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है उस पर ताजा अपडेट्स के साथ अपडेट्स पे मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक ये वीडियो मुझे मिला। इस वीडियो को आप देखिए और इससे समझ में आता है कि गजा में क्या हाल कर दिया है इजराइल ने। एक तरफ उसके अपने सैनिक मारे जा रहे हैं, एक तरफ उसका व्यापार पूरी तरह से नुकसान हो रहा है, लेकिन अपने पागलपन में गजा के आम शहरियों की यह हालत कर दी है कि जो हंसता खेलता इलाका था उस इलाके के लोग आज खाने के लिए परेशान हैं। इन बच्चों को देखिए कि वो किस तरह से सूप लेने के लिए, खाना लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। और इजराइल क्या प्लान कर रहा है, इन सारे अपडेट से पहले जो अपडेट मैं लेके आने वाला हूं, उन अपडेट से पहले कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बताऊं। इजराइल क्या प्लान कर रहा है। सारी दुनिया लगी हुई है कि युद्ध विराम हो जाए या नहीं हो जाए, 2 नेशन सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन और इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इजराइल का प्लान बहुत क्लियर है। इजराइल का प्लान है गजा से लोगों को खाली करके और वहां पर नई बस्तियां बसाना। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दे रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में वहां का जो एक रियल एस्टेट डेवलपर है वो वहां के लोगों से कह रहा है कि गजा में समंदर के किनारे, बीच के किनारे आपको नए घर बना के दिए जाएंगे। ये घर किस पर बनेंगे? ये घर जमींदोज हो चुके, तबाह हो चुके, बर्बाद हो चुके गजा के ऊपर बनाए जाएंगे। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि इजराइल का असल इरादा क्या है। लेकिन इजराइल के इस असल इरादे को एक तरफ करके आज भी अमेरिका और तमाम सारे मुल्क लगे हुए हैं इजराइल का सपोर्ट करने में। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है पिछले 3-4 दिनों से, जिसका मैं लगातार इंतजार कर रहा था और जिसको मैं लगातार स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर मैं आपके पास आया हूं, वो हूजी और अमेरिका से जुड़ी हुई है। हूजी के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल बताया था कि किस तरह से उसने जो रेड सी है, लाल सागर जो है, वहां से जो इजराइल के जहाज जाते थे हाइफा के लिए, हाइफा जो इजराइल का पोर्ट है, उस पर लगातार हमला करना शुरू किया है। और उसकी वजह से बहुत सारे जो व्यापारिक संस्थान हैं उन्होंने अपने जहाज या तो पूरे अफ्रीका से घुमाकर भेजना शुरू कर दिया है या फिर फिलहाल रोक लगा दिया है। और इसका नुकसान दिखने लगा है। इजराइल के पोर्ट तक पहुंचने वाले बहुत सारे जहाज अब नहीं पहुंच रहे हैं, इजराइल से भी जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। लगातार हूजी दावे कर रहा है कि उसने, कभी कह रहा है कि 2 जहाजों को किया है, किसी दिन कह रहा है 1 जहाजों को किया है, यानी लगातार कुछ जहाजों पर वो हमले कर रहा है, उनको रोक रहा है। और रेड सागर की तरफ से, लाल सागर की तरफ से जहाज ले जाने में तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं उन मुल्कों को जो इजराइल के साथ तिजारत करते हैं, व्यापार करते हैं। और इसी बीच में अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने हूजी के 2 ड्रोन मार के गिरा दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच चिंता इतनी बढ़ी हुई है कि अमेरिका और दीगर कई सारे मुल्कों के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बना रहा है। टास्क फोर्स की थोड़ी आपको कहानी बता दूं। एक पुराना टास्क फोर्स है CTF 153। तमाम मुल्क, तमाम सारे देश इसके मेंबर हैं। और इनका अगर मैं नाम गिनाऊं तो उसमें ओमान भी है, उसमें भारत भी है, उसमें कुवैत भी है, उसमें कतर भी है, UAE है, सऊदी है, तुर्की है और यहां तक कि यमन भी उसका मेंबर है। इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे के सारे उसके मेंबर्स हैं, जिनका काम यह होता है कि उस इलाके में जो जहाज होते हैं उनका मिलकर सुरक्षा करें, क्योंकि इन सब देशों के जहाज वहां से गुजरते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें सऊदी भी है, इसमें कुवैत भी है, इसमें और भी सारे अरब के देश हैं, इसमें हिंदुस्तान भी है और इसमें पाकिस्तान भी है। अब आप ये जानते हैं कि इजराइल के मसले पर
भारत ने तो कोई बड़ा स्टैंड अभी नहीं लिया है। भारत ने अभी प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री से बात हुई है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन भारत ने तो कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया है। पाकिस्तान ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है। पाकिस्तान उन देशों में है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता है, जिसका इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं है। तो पहली बात तो पाकिस्तान ने कह दिया कि इस टास्क फोर्स में हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका पहले ये जो बड़ी टास्क फोर्स है CTF 153, इसको लेकर ही आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि मैंने बताया यमन भी इसका हिस्सा है, तो यमन को किनारे करके बाकी सारे मुल्कों को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। पहली बात वहां से आई, डान में खबर आई कि पाकिस्तान ने इस मसले में शामिल होने से इंकार कर दिया। दूसरा, जो अरब के देश हैं वो भले अमेरिका के साथ कितने भी हो जाएं, लेकिन इस मसले पर अब धीरे धीरे वो खुद को अमेरिका और इजराइल से अलग कर रहे हैं। इसीलिए यूएन में दोबारा से एक प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हैं कि पहले जब युद्ध विराम का प्रस्ताव आया था तो अमेरिका ने उसको ठुकरा दिया था, अमेरिका ने वीटो कर दिया था। अब दोबारा कोशिश हो रही है कि पूरा प्रस्ताव इस तरह से बने कि अमेरिका इस बार वीटो ना करे, और अमेरिका के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है कि आप अगर उसको समर्थन नहीं दे सकते हो तो एब्सटेन करके बाहर चले जाओ, लेकिन उस प्रस्ताव को पास होने दो जिसमें ह्यूमैनिटेरियन मानवीय युद्ध विराम की बात हो। यह वहां पर चल रहा है। तो जो ये अरब के देश हैं उनसे भी सीधे सीधे यमन के टकराने का मामला नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक बात तो बहुत क्लियर है कि पहले भी यमन से टकरा के सऊदी अरब देख चुका है और लंबी लड़ाई चली है, यमन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यमनी इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यमनीज आर हार्ड नट टू क्रैक, उनको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। तो इस बार अमेरिका ने सिर्फ यूरोप के कुछ देशों को साथ लेके एक टास्क फोर्स नई बनाई है, जिसको मल्टीनेशन टास्क फोर्स वो कह रहा है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें ब्रिटेन है, इसमें कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, सिसिली है, स्पेन है, और एक देश और है बहरीन। बहरीन में ही इसका हेडक्वार्टर बनाने की बात है, क्योंकि आपको रेड सी के आसपास कहीं तो हेडक्वार्टर चाहिए। आप ब्रिटेन में हेडक्वार्टर बना के रेड सी की सिक्योरिटी तो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इतने सारे मुल्क एक साथ हुए हैं अकेले यमन का मुकाबला करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि हुजी वहां पर कितना ताकतवर हो चुका है और हुजी का खतरा कितना ज्यादा है। अब आप ये सोचिए कि ये सारे मुल्क मिलकर यमन को रोकने पर तो लगे हुए हैं। इनका मीडिया कह रहा है कि यमनीज को फलस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। लेकिन आप यमन के पीछे तो पड़े हुए हैं इतनी बड़ी फोर्स लेके। आप सोचिए, ब्रिटेन भी उसमें है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें कनाडा भी है, इटली भी है, नीदरलैंड भी है। कौन कौन से मुल्क हैं? बड़े बड़े बहुत पैसे वाले मुल्क हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिलिट्री वाले मुल्क हैं। लेकिन ये सारे के सारे मिलकर इजराइल से ये नहीं कह पा रहे कि भैया बहुत हो चुका, आपने इतने बच्चों को मार दिया, इतनी बिल्डिंग्स तबाह कर दी, इतनी इमारतें जमींदोज कर दी, वहां के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया, वहां के लोगों का खाना पीना मुश्किल कर दिया। आप अनाज और बाकी सारी चीजें भी अंदर नहीं जाने दे रहे, आपने हॉस्पिटल्स तबाह कर दिए, आप दवाइयां नहीं पहुंचने दे रहे, आपने 70 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या कर दी, सहाफियों की हत्या कर दी। अब बहुत हो गया, अब रोक दीजिए। ये इनसे नहीं कहा जा रहा, ये कहने में इनको शर्म आ रही है, क्योंकि इजराइल का जो असल प्लान है उसमें ये सारे लोग साथ हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आई, जब इजराइल के बिजनेस का नुकसान होना शुरू हुआ, इनके अपने बिजनेस का नुकसान होना शुरू हुआ, तो ये सारे मुल्क यमन के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, यमनीज आर हार्ड नट टू क्रैक, इतना आसान काम नहीं है यमन को झुकाना। तो यमन ने बाकायदा बयान दिया कि ये सारा कुछ जो हो रहा है आप करके देख लीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। और यमन ने एक और जरूरी बयान दिया, उसने कहा कि हमारी बाकी मुल्कों से कोई दुश्मनी नहीं है, बाकी मुल्कों के जो जहाज आ रहे हैं उनसे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप इजराइल भेजेंगे या इजराइल का जहाज निकलेगा तो उनसे हमारी दुश्मनी है, क्योंकि इजराइल फलस्तीनियों के साथ अत्याचार कर रहा है, इजराइल फलस्तीनियों को परेशान कर रहा है, इजराइल गजा में जो कर रहा है वो स्टेट टेररिज्म कहलाता है। लेकिन फलस्तीन की किसे पड़ी है? फलस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं तो मारे जाएं, फलस्तीन में शहरी मारे जा रहे हैं तो मारे जाएं, फलस्तीन में बीमारियां फैल रही हैं तो फैलें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं, जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, वो मिले
इजराइल के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके साथ, बाकी देशों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो मामला है, जो नेवल मूवमेंट है, जहाजों का मूवमेंट है, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये नई टास्क फोर्स बनाने में लगे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये टास्क फोर्स मिल के मुकाबला करेगी यमन का। पहली अपडेट जो है वो ये है और देखिए ये अपडेट बड़ी इसलिए है क्योंकि अगर इतने सारे मुमालिक मिलके यमन के साथ मुकाबला करेंगे तो यकीन जानिए कि यमन भी अकेला नहीं रहेगा, कुछ अरब नेशंस का उसको सपोर्ट मिलेगा। लेबनान का तो क्लियर है बिल्कुल, ईरान इसमें शामिल हो सकता है, कुछ और मुमालिक अरब के वहां शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते लड़ाई जो है वो सिर्फ गजा पट्टी में ना रह के पूरे अरब में फैल सकती है और वहां से क्या हो सकता है यह अभी कहना मुश्किल है। यही वो संदर्भ था, यही वो रेफरेंस था जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कल बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। नरेंद्र मोदी जी ने जब बात की, बात करने के बाद एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें भी मैरीटाइम सिक्योरिटी का मामला है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि G20 जब हुआ था तो अदानी की जो कंपनी है उसको हाइफा पोर्ट से, अदानी को इंडिया के पोर्ट तो दे ही दिए गए, इंडिया का तो सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन जो पोर्ट है गुजरात कंडला वगैरह का पोर्ट है वो तो दे ही दिया गया है। अब वहां से हाइफा बिना रोक टोक व्यापार करने का अधिकार दिया गया है अदानी को। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी का मामला अदानी के लिए भी है क्योंकि हाइफा से इजरायली जहाजें आती हैं अदानी के पोर्ट पे और अदानी की जहाजें जाती हैं इजराइल के पोर्ट पे। तो अब ये जो जहाजें जा रही हैं, जो जहाजें आ रही हैं, ये भी यमन का शिकार हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो अपनी चिंता है वो चिंता हिंदुस्तानी जहाजें या अदानी की जहाजें जो जा रही हैं और आ रही हैं उनकी सिक्योरिटी के चलते है और इसीलिए शायद उन्होंने बात की है बेंजामिन नेतन्याहू से कि मिलकर क्या किया जा सकता है। हालांकि मजेदार यह है कि ये जो नई टास्क फोर्स अमेरिका ने बनाई है उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं है, भारत का नाम उस टास्क फोर्स में नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया कि जो CTF 153 है उसमें भारत शामिल है। उसमें भारत के शामिल होने के बावजूद ये जो नई टास्क फोर्स बनी है उसमें अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया है। तो एक अजीबोगरीब स्थिति है जहां आप कहीं हैं ही नहीं। एक वजह यह हो सकती है कि जब युद्ध विराम का प्रस्ताव आया था तो भारत ने इजराइल या अमेरिका का समर्थन नहीं किया था, फलस्तीन का समर्थन किया था। और भी वजह हो सकती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आप जानते हैं कि अभी कनाडा और अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हमारे नहीं चल रहे हैं। कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगाया था, फिर अमेरिका ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम वहां के एक नागरिक को जो खालिस्तानी आतंकवादी है उसको मरवाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी के चलते 26 जनवरी को जो बिडेन जो हिंदुस्तान आने की उनको इन्विटेशन दिया गया था उसमें वो नहीं आ रहे, 26 जनवरी के गेस्ट बन के नहीं आ रहे। तो अब क्या क्या कारण है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंदर अंदर क्या क्या कारण होते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन यह बड़ी अपडेट है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके मैरीटाइम सिक्योरिटी का मामला डिस्कस करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो टास्क फोर्स बनाई जाती है इंटरनेशनल उसमें हिंदुस्तान शामिल नहीं है। यह सब सुन के आपको लग रहा होगा कि इजराइल बड़ी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इसी के साथ जब मैं आपको यह खबर बताऊंगा, जो मोसाद के चीफ हैं डेविड बार्ने, वो वारसा में कतर के राष्ट्र प्रमुख से मिले हैं, कतर के प्रधानमंत्री से मिले हैं और यह कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। मैं पहले भी आपको बता चुका था कि इजराइल बहुत परेशान है कि उसके होस्टेजेज जो हैं, उसके जो अगवा किए हुए लोग हैं जिनको हमास ने अगवा करके रखा हुआ है, उनको रिहा किया जाए। अब मोसाद क्या है आप जानते हैं, वो इजराइल की सबसे पावरफुल एजेंसी है और मोसाद का जो हेड है डेविड बर्ने, वो मिल रहा है कतर के प्रधानमंत्री से और डिस्कस कर रहा है कि होस्टेजेज को किसी तरह से रिलीज कराया जाए। यानी कतर जो है वो बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है हमास और इजराइल के बीच में, और कतर से यह बाकायदा निवेदन किया गया है, कतर से बाकायदा यह कहा गया है कि प्लीज हमारे होस्टेजेज को रिहा कराने के लिए कुछ कीजिए। यानी कि एक तरफ तो यूएन में लगातार कह रहा है इजराइल की हम सीज फायर नहीं करेंगे और अमेरिका उसके साथ खड़ा है।
हालांकि अमेरिका ने भी अब बहुत सारी शर्तें रख दी हैं। पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया था। लेकिन उसके बावजूद फिलहाल अगर आज की डेट की हम बात करें तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और उसी के चलते सीज फायर की कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं। यूएन में लगातार कोशिश चल रही है कि अमेरिका अगर एब्सटेन भी कर जाए, अमेरिका अगर मीटिंग से उठ के चला भी जाए, वोट ना भी दे, तो भी सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रस्ताव पास कर दे कि वहां पर युद्ध विराम हो और इजराइल को मजबूरन युद्ध विराम करना पड़े। एक तरफ तो यह चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल कतर से यह मिन्नत कर रहा है कि हमास से कहो हमारे होस्टेज छोड़ दें। मैंने आपको बताया था कि हमास यह शर्त तभी मानेगा जब बदले में इजराइल, उनके 50 के बदले में इजराइल 500 छोड़ने को तैयार हो, और यह सब तभी होगा जब एक और युद्ध विराम करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि एक तरफ आप हमास से मिन्नत कर रहे हैं कि भैया होस्टेज छोड़ो, यानी आप हमास से मिन्नत कर रहे हैं कि चलो कुछ दिन का और युद्ध विराम कर लें, और दूसरी तरफ आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले के पास होने के खिलाफ हैं। आप लगातार अमेरिका की सहायता से वीटो लगवाकर युद्ध विराम, सीज फायर नहीं होने दे रहे। इसके पीछे क्या है? अगर सिक्योरिटी काउंसिल से सीज फायर लगेगा तो वो बाइंडिंग हो जाएगी इजराइल के ऊपर। उसके बाद अगर इजराइल हमला करता है तो पूरी दुनिया की नजर में ऐसे ही वो गिर चुका है और गिर जाएगा, और उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, यहां तक कि अमेरिका के लिए भी उसका सपोर्ट कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन हमास से अगर अंदर अंदर समझौता कर लेता है, तो जैसे पिछली बार 5 या 6 दिन के युद्ध विराम के बाद उसने फिर से युद्ध विराम तोड़कर बम गिराना शुरू कर दिया था, वैसे ही वो कभी भी युद्ध विराम तोड़कर बम गिराना शुरू कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमास इसलिए भी रिएक्ट नहीं कर रहा है कि जरा देख ले सिक्योरिटी काउंसिल में फाइनली क्या होता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल ही युद्ध विराम लगा देता है तो फिर तो उस युद्ध विराम में आराम से होस्टेज की जो बात है, जो अगवा किए लोगों की बात है, वो सॉल्व हो सकती है। हमास उनके अगवा किए हुए लोगों को छोड़ सकता है और इजराइल को बदले में फलस्तीनियों को जो उसने गिरफ्तार करके अगवा करके रखा हुआ है उनको छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन जब तक ये होता नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इजराइल की जो मिन्नतें हैं, कतर के माध्यम से वो जो लगातार मिन्नत कर रहा है हमास से कि हमारे होस्टेजेस को छोड़ दो, और ये मिन्नत ऐसे ही नहीं कर रहा है, मिन्नत इसलिए कर रहा है कि इजराइल के अंदर लगातार जुलूस निकल रहे हैं, लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि होस्टेजेस को रिलीज कराया जाए। और साथ में लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि जिन 1400 लोगों के मारे जाने की बात 7 अक्टूबर को इजराइल ने की थी, फिर खुद घटाकर 1200 कर दिया, उनमें से काफी सारे लोगों को इजराइल के सैनिकों ने मारा था, हमास के लोगों ने नहीं मारा था। ये सारी खबरें छन छन के इजराइल में पहुंच रही हैं। तो लोग इस गुस्से में हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के चलते हमारे अपने लोग मारे गए और हमारे बहुत सारे लोग अभी भी होस्टेज हैं, अगवा हैं, जो मारे जा सकते हैं। उनमें से 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी और फिर यह पता चला कि उन लोगों को इजराइल ने ही मारा है। यानी 3 जो बंधक थे, 3 अगवा किए हुए लोग थे, उनको इजराइल के सैनिक पहले ही मार चुके हैं। और उसके बाद पूरे इजराइल में यह गुस्सा है कि हमारे लोगों की मौत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ जिम्मेदार है, हमारे लोगों को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। काश यह गुस्सा जुड़ जाता इस बात से कि फलस्तीन में शहरियों के ऊपर लगातार जो आतंक बर्पा हो रहा है, कहर बर्पा हो रहा है, उसको भी रोका जाए। काश इजराइल के लोग, मैंने इजराइल को शैतान कहा तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे। मैं ना तो इस्लाम से हूं, ना तो मैं यहूदी हूं और ना तो मैं क्रिश्चियन हूं, इसलिए मेरे लिए शैतान का मतलब बदमाश होता है। मैं किसी धार्मिक, किसी रिलीजियस तरीके से शैतान और बाकी सा पैगंबर की बात नहीं करता। मेरे लिए जैसे हमारे इलाकों में कहा जाता है बच्चा बहुत शैतान है या आदमी बहुत शैतान है, मैं उसी सेंस में शैतान कहता हूं। और जिनको शैतान शब्द पे दिक्कत है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। तो अगर इजराइल के लोग खड़े होकर कहते कि एक तरफ हमारे बंधकों को रिहा किया जाए और दूसरी तरफ फलस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं उन लोगों को भी राहत दी जाए, फलस्तीन के बच्चों को मारना बंद किया जाए, तो यह कितना खूबसूरत होता। लेकिन इजराइलियों को चिंता शायद अपनी ही है। हालांकि इजराइल में एक क्लास ऐसा है, यहूदियों का एक हिस्सा ऐसा है, और मैं उसको सलाम पेश करता हूं, वो ही असली यहूदी हैं। जुडाइस जो हैं, जो यहूदी हैं, जो सड़क पर आकर कह रहे हैं, रोज जुलूस निकाल रहे हैं, उनको भी लाठियां पड़ रही हैं, उनको भी मारा जा रहा है, जो कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है, जो जियोनिज्म है, यह जियोनिज्म यहूदीइज्म नहीं है,
ये यहूदी धर्म कतई नहीं कहता है कि आप दूसरों के ऊपर इस तरह से हमला करें, दूसरों के बच्चों को मारें। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रॉमिस लैंड की थ्योरी जियोनिज्म चलाता है वो थ्योरी ही अपने आप में गलत है। और ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं। ऐसे लोग पूरी दुनिया में, ऐसे यहूदी पूरी दुनिया में इजराइल की ये जो हरकत है, इस हरकत का विरोध कर रहे हैं। अगर आम इजरायली भी इसमें शामिल हो जाते तो ना केवल उनके लोग रिहा हो जाते, बल्कि गजा पट्टी के लोगों को इस कहर से भी मुक्ति मिलती। सच्चाई यही है कि जमीनी लड़ाई में इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। जमीनी लड़ाई में कोई बड़ी सफलता अभी तक इजराइल को नहीं मिली है। इस जंग में जीतने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हवाई ताकत जो इजराइल के पास है, उसके आधार पर वो शहरियों को लगातार तबाह बर्बाद कर रहा है। और कितनी मजेदार बात है कि एक तरफ तो कतर से मिन्नत कर रहा है कि हमारे होस्टेजेस को, हमारे अगवा किए गए लोगों को छुड़वा दो, और दूसरी तरफ फलस्तीन के लोगों को रोज तबाह बर्बाद करने में, रोज मारने में उसे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। और कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका और तमाम यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं, उनको मैरीटाइम सिक्योरिटी का मामला तो सूझ रहा है, उनको जहाज अपने जो हैं उनकी सिक्योरिटी तो बहुत खल रही है, लेकिन फलस्तीन में जो सैकड़ों हजारों बच्चे और लोग मारे जा रहे हैं, उन पर उनकी कोई नजर नहीं जा रही। तो अभी तक की ये सारी अपडेट्स थी। देखना होगा कि अमेरिका ने जिस तरह से ये टास्क फोर्स बनाया है, यमन उसका कैसे मुकाबला करता है, हिजबुल्लाह और ईरान कितनी दूर तक उसके साथ आते हैं, क्या अरब के कुछ और मुल्क इसमें शामिल होते हैं, क्या ये लड़ाई बड़ी होती है, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में वो प्रस्ताव पास हो जाता है युद्ध विराम का, जिसके बाद शायद जंग रुक जाए और फिर दुनिया भर से फलस्तीनियों को वो मदद मिले कि वो अपने घर, अपने अस्पताल, अपने कॉलेज फिर से बसा सके। ये सारे सवाल देखने होंगे। इसी बीच में 25 दिसंबर आने वाला है। 25 दिसंबर यानी ईसाइयों का सबसे बड़ा दिन। और मैं बता चुका हूं आपको कि इजराइल ने न केवल मस्जिदों को तबाह किया है, बल्कि गिरजों को भी तबाह किया है। और यही वजह है कि बेथेहलम का जो चर्च है, जो ईसा मसीह से जुड़ा हुआ चर्च माना जाता है, जहां दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, जहां खूब रोशनी होती है, जहां खूब धूमधाम से मनाई जाती है क्रिसमस, उसने इस बार डिसाइड किया है कि कोई धूमधाम नहीं होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं होगी, सिर्फ प्रार्थना की जाएगी। और ईसा मसीह जो उसने बनाया है, जैसे गजा में टूटे फूटे घर हैं, वैसे ही रबल्स बनाए हैं, और जैसे गजा में उन टूटे फूटे घरों और अस्पतालों में बच्चे जन्म ले रहे हैं, वैसे ही ईसा मसीह को दिखाया है। और इस तरह से वो इस बार क्रिसमस मनाने वाला है। यानी जो बात मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये हर फलस्तीनी का मामला है। और इसीलिए दुनिया में हर उस इंसान का मामला है जो हक पसंद है, जो इंसाफ पसंद है, जो सच बोलता है। जैसे बेथेहलम का चर्च फलस्तीनियों के समर्थन में आया है, मेरी अपील है कि आप सबको समर्थन में आना चाहिए फलस्तीन के। आप सबको इजराइल जो कुछ कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए, ताकि और बच्चों की जान न जाए, ताकि और शहरियों की जान न जाए, ताकि गजा पट्टी के लोग भी शांति से, प्यार से रह सकें। आज के लिए इतना ही। आगे जैसे ऐसे अपडेट आएंगे मैं और बात करूंगा। और जो अपील मैं हर बार करता हूं वो इस बार भी कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार ये अपडेट्स आप तक पहुंचा सकूं, तो आप भी जुड़िए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पिन कमेंट खोल के देखिए और उसके बाद जिस तरह से चाहते हैं वैसे हमारी मदद कीजिए। आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, जैसे चाहें वैसे हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे तो हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे।